हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आशा है कि आप परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। ऐसे नाजुक समय में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। हम भगवान से यही विनती करते हैं। अब आपको आज का जो टॉपिक है, मेरे संग की औरतें, इसमें पेज नंबर 22, 23, 24 और 25 ये लास्ट पैराग्राफ बचे हुए हैं। इसके बारे में अवगत कराते हैं कि लेखिका की जो बहन थी वह बीए पास करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन लेखिका के पिता इस विषय में तैयार हो रहे थे कि आप बीए पास कर लोगी तो आपको सर्विस मिलेगी और अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी, लोग तुम्हें इज्जत से पुकारेंगे। इस तरह के अनेकों तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन लेखिका की बहन बिल्कुल भी इस विषय में तैयार नहीं थी। अब आगे क्या हुआ देखिए कि पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगे, कि यदि तुमने बीए पास कर लिया तो तुम्हें अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी, लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे। इस तरह के अनेकों तर्क वहाँ पर दिए जा रहे थे। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें, कि रेनू को इसमें पिताजी के द्वारा दिए गए अनेकों जो तर्क थे उसमें से कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों युगों से चला आ रहा था, जो माँ बाप के काम आता रहा है। कहा कि बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। पिताजी ने ऐसा तर्क बेटी के सामने प्रस्तुत किया। रेनू ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए किया, यानी पास होने लायक ही नंबर लिए। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे कि यह मजाक कर रही होगी, लेकिन बिना मेहनत, बिना लोगों को हंसाए वह अपना विचार रख लेती थी। आज भी यदि कोई उसे इत्र भेंट करता है, अर्थात कोई भी सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, सेंट आदि भेंट करता है, तो वह बड़े शौक से कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो रोज़ाना नहाती हूँ। कि रोज़ाना नहाने से मतलब क्या है कि शरीर के अंदर बदबू तो है नहीं, इत्र कौन लगाएंगे जिनको रोज़ाना स्नान करने की आदत नहीं है। ऐसा रेनू का विचार था। तीसरे नंबर पर जो बहन थी उसका नाम था चित्रा। वह कॉलेज में तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी उसको दूसरों को पढ़ाने के विषय। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम आते थे और दूसरों के अंक ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ यह सब चलता था। उसकी शादी का जब वक्त आया तो उसने एक ही नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माता पिता ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से काफ़ी वाकिफ़ हो चुका था। पर उसका यह कहना था कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही छोड़ती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, अर्थात किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। आती भी क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मैंने पहली ही मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो कुछ सोच लेती हूँ वह होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली ही मुलाकात में हथियार भी डाल दिए गए, अर्थात दोनों तरफ से पूर्ण सहमति मिल गई थी। हमें जो सबसे छोटी बहन थी वह थी अचला, जो काफ़ी दिनों से बहुत ही कम खिसखिस स्वभाव की मालूम पड़ती थी। पिताजी ने कहा कि मानकर पहले अर्थशास्त्र किया। पिताजी की बात मानी। पहले उन्होंने अर्थशास्त्र पास किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, अच्छे तरीके से पढ़ाई की, वहाँ भी पास हो गई। फिर पिताजी की पसंद से भी उसने शादी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, क्योंकि घर बार में ज़्यादा मन नहीं लगा। मंजुल और वह मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करके ही लिखने के लिए बढ़ गई थी। अब आगे क्या हुआ? लेखिका कहती है कि एक बात हमें एक सी नहीं रही, अर्थात वह जो बहन थी वह भी अलग ही स्वभाव की रही। घर परिवार के अंदर परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। एक बार शादी एक बार की तो उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर ही क्यों ना आ गई हो, पर कगार
तो डूबी नहीं, अर्थात जो शादी बंधन था वह बड़ी हंसी खुशी के साथ हमारा जीवन आगे चला। इसलिए शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करते रही होंगी कि मत बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर लेखिका ने अपने पूर्ण दृढ़ विश्वास का वर्णन किया है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से ही सही और वह अच्छे तरीके से जीवन जीती थी। शादी के बाद लेखिका कहती है कि मैं बिहार के एक ऐसे छोटे से कस्बे में डालमिया नगर में रही, जहाँ पर मर्द औरत चाहे पति पत्नी ही क्यों नहीं हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग डब्बों में बैठते थे, अर्थात वहाँ पर अंधविश्वास की ज़्यादा भावना थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही, अर्थात मेरा विचार था कि मैं नाटक करूँ, इसलिए मेरा यह विचार आगे वहाँ डालमिया के अंदर चला। तो मैंने उनके चलते हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मैंने तैयार कर लिया था, मना लिया था। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से मैंने पैसा इकट्ठा करके और वहाँ पर जमा करवाया। जब मैं वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और दूसरे छोटे जो कस्बा था बागलकोट, वहाँ पहुँची। तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र के पार पहुँच चुके थे, अर्थात 5-6 साल के उम्र के बच्चे हो गए थे। पर वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इस कारण से मेरी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लोगों की राय मानकर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। लेखिका ने क्या किया कि वहाँ पर एक सीमेंट की फैक्ट्री थी, कारखाना था। उस कारखाने के जो मालिक था कैथोलिक बिशप, उनसे जाकर निवेदन किया कि आप एक स्कूल खोल दें ताकि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ सकेंगे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि उस प्रदेश के अंदर क्रिश्चियन संख्या जो है वो बहुत कम है, इसलिए वहाँ मैं स्कूल नहीं खोल सकता। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करने के लिए अपनी इस्तदार जारी रखा। लेखिका चाहती थी कि स्कूल ऐसा खोला जाए जिसमें को एजुकेशन हो और हर बिरादरी के बच्चे वहाँ पर पढ़े। तो उन्होंने मना कर दिया था, अर्थात कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने मना कर दिया था। फिर लेखिका ने अपनी कोशिश करके कि हम कोशिश करने के बाद और वहाँ एक अच्छा स्कूल खोला गया, क्योंकि मालिक ने तो मना कर दिया था। तो लेखिका ने अपना स्कूल खोला और अपना स्कूल खोलकर और फिर वहाँ एक अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ के बच्चों के लिए जीवन सार्थक किया कि पानी की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। अर्थात यहाँ पर जो कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि यहाँ जो स्कूल आप खोलेंगे वहाँ जो भी समस्या आएगी वो आपकी रहेगी। बात बहुत कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की ही आदत थी। सो मैंने तय कर लिया था कि खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल जहां खोलूंगी वहां सिर्फ कर्नाटक सरकार से ही उसे मान्यता दिलवाऊंगी। लेखिका ने यहाँ पर अपने विषय में बताया कि जब मैंने अपना एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, पक्का विश्वास कर लिया था कि मैं स्कूल खोलूंगी, और जिस स्कूल को मैंने खोला उसमें मैंने सरकार से अर्थात कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाने के लिए भी पूर्ण रूप से दिलचस्पी ले ली थी। वहाँ की अनेक मेहनती और जो लोग इस व्रत के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे उन सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों से अलग अलग ख्यात के स्कूलों का भी मैंने दाखिला कराया था, अर्थात वहाँ पर बच्चे आने शुरू हो गए थे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपूर्ण तरीके के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से ही अब तक लीक से कुछ अलग खिसके रहा था। अपनी राह खुद मैं तलाशती रही थी, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी जो बहन थी रेनू, उसके मुकाबिल तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि रेनू काफ़ी तरक्की कर चुकी थी। लेखिका कहती है मृदुला गर्ग कि मैं उसके मुकाबिल तक भी नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में मैं एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो रही थी कि रात को काफ़ी बारिश चल रही थी, तो दिल्ली की
खासियत यह रही थी कि थोड़ा सा पानी बरसती वहाँ पर नालों में बाढ़ सी आ जाती थी, अर्थात बाढ़ के समान पानी भर जाता था। पुल के नीचे भी पानी भर जाता था, तमाम यातायात बिल्कुल ठप हो जाते थे। इसी कमाई थी। बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में, अर्थात जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पर पानी भर जाता था, फाइलें पानी में तैरने लगती थी। तो अगली सुबह किसी भी तरह सड़क पर कोई वाहन नहीं दिखा। तब भी जाहिर है रेनू पैदल ही, स्कूल की बस नहीं आने के कारण पैदल ही वहाँ से चल पड़ी। तो रेनू ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी। तो सब ने समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। लेकिन उसने कहा कि आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, ठोस कारण किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, पर स्कूल में भी रहा होगा, यह बारिश के चलते ठप पड़ गया था, अर्थात वह स्कूल बंद था, फ़ोन भी बंद था। तो रेनू पैदल ही स्कूल के लिए चल पड़ी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद ये थम गई थी। सड़कों पर पानी जमा था, बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह स्कूल बंद था, चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया था, पर रेनू ने कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वह पैदल स्कूल पहुंची थी। पैदल स्कूल पहुंचने के बाद उसे किसी तरह का कोई भी शिकायत नहीं थी। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। तो सब ने कहा, हमने पहले ही कहा था ना कि स्कूल बंद मिलेगा। लेकिन लेखिका कहती है कि उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया था? अर्थात वह अपने वायदे में बिल्कुल अटल रहती थी, ठोस रहती थी। सोचती हूँ कुछ रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, अर्थात जो बहन है, रेनू है, जब वह पैदल ही स्कूल पहुँची और स्कूल से पैदल जब वापस लौटी तो उसे कितना कुछ अनुभव हुआ होगा। इसके बारे में लेखिका अपने विचार प्रकट कर रही थी। जगह जगह पानी भर रहा था, सुनसान इलाका था, शहर में सब कुछ भी नहीं चल रहा था, केवल वह अपनी धुन में सवार थी और मंजिल की तरफ वह चलते चलते मंजिल तक पहुंच गई थी। और उसने सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है कि वह अकेली चली जा रही थी, सड़क पर धुन में सवार थी। तो लेखिका कहती है कि जब मैं अकेली चली जा रही थी तो मुझे सोच विचार करने के बारे में कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। इस पाठ के अंदर लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने जीवन की, अपने पारिवारिक जीवन की, अपने सभी बहनों का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।